हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनका सीए फाउंडेशन का एग्जाम अब होने वाला है, ठीक है, और जिन्हें मैथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो मैं मैथ के ऊपर पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, ठीक है, मतलब बनाने जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं सारी वीडियोस धीरे धीरे करके अपलोड कर दूंगा हर एक टॉपिक के ऊपर। तो चलो फिर बात करते हैं, ठीक है, एक और नए टॉपिक के साथ। पिछली वीडियो में मैंने शुरू किया चैप्टर नंबर 1 जहाँ पे हमने रेशियो टॉपिक को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब हम समझेंगे, ठीक है, प्रोपोर्शन के बारे में कि प्रोपोर्शन क्या होता है, यानी कि सेकंड टॉपिक इसी चैप्टर का। तो चलो देखते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शंस क्या होता है, एन इक्वालिटी अब हम समझेंगे। अब तो भाई ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ लेना, ज़्यादा दिन रह नहीं गए फाउंडेशन एग्जाम में। हाँ, जिनका जून अटेम्प्ट है, जिनका नवंबर अटेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं भाई यार, आप आराम से तैयारी करो। अगर देखते हैं हम प्रोपोर्शंस में कुछ लिखा हुआ है, समझते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रोपोर्शन पहले तो होते क्या है, तो ध्यान रखना, जब भी हम दो रेशियो को इक्वल रखते हैं, जब भी हम दो रेशियो को इक्वल रखते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, कि जब भी हम दो रेशियो को बराबर रखेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल ए रेशियो बी इक्वल्स टू सी रेशियो डी, तो ये क्या बन गया हमारा प्रोपोर्शन, जिसे मैं भी लिख सकता हूँ। अब सब जानते हैं कि मैं रेशियो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो मैंने क्या लिखा, ए रेशियो बी को ए बाई बी, ठीक है, और इक्वल्स टू में सी रेशियो डी को सी बाई डी। और जब मैं इसे सोल्व करने गया तो मैंने यहाँ पे कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई, इस किस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड में है, इस किस से गुणा हो जाएगी क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड में है। तो क्या आंसर आया, ए डी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। ये प्रोपोर्शन में इक्वल होता है, ए डी इक्वल्स टू बी सी इक्वल होते हैं, ठीक है, किसमें, प्रोपोर्शंस में। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। जिसे हम कुछ ऐसे लिखते हैं, समझाता हूँ मैं आप लोगों को, ए रेशियो बी, ठीक है, सी रेशियो डी, जहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर होते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई, जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, ध्यान रखना, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स, और बीच वालों को प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ध्यान रखना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होते हैं किस केस में, प्रोपोर्शन के केस में। लेकिन बात ही भी अगर तीन रेशियो आ गई, जैसे यहाँ पे देखो, इफ ए बी एंड सी आर इन प्रोपोर्शन, अगर प्रोपोर्शन में है तो बता रहा हूं इस बात को कि इसका स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर हमेशा बराबर आएगा अगले और पिछले की मल्टीप्लाई के, ठीक है, यानी कि बी स्क्वायर बराबर होगा ए इंटू सी। देखो आपके सामने लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहां से बी की वैल्यू निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं, जो स्क्वायर है वहां जाके क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए सी। तो ये था हमारा प्रोपोर्शन का एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, और धीरे धीरे यूं ही सारे कंसेप्ट डील कर देंगे। आई बात समझ में। तो ये आ गई बी की वैल्यू रूट ए सी। अब देखते हैं अगला, अगले में क्या है, एक्स रेशियो वाई, ठीक है, फिर वाई रेशियो जेड, फिर इसका जेड अगले का पहले वाला बन गया जेड रेशियो डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू आगे आ गया डब्ल्यू रेशियो पी। तो इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। मतलब क्या, जब किसी एक रेशियो का डिनोमिनेटर अगले का न्यूमरेटर बन जाए, फिर डिनोमिनेटर अगले का न्यूमरेटर बन जाए, फिर डिनोमिनेटर अगले का न्यूमरेटर बन जाए, इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, जो लगातार चलता रहेगा। आई बात समझ में, ठीक है। यहाँ तक हमने बात करी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखना इस बात का। अरे हाँ, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ कुछ चीज़ें समझाने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो कि दो रेशियो बराबर हैं, 2:4 बराबर है 4:8 के, हमने इक्वल रखा, दो रेशियो इक्वल है, तो देखो हमेशा इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की कितनी होगी, 16 बराबर होगा इन दोनों की मल्टीप्लाई के, तो कितना आ गया, 16, ठीक है। अब थोड़ा सा इस वाले केस की बात करते हैं। तो भाई 2:4 और रेशियो में कितना आ गया, 8, ये आता है। मतलब अगर आपको इस तरीके से रेशियो समझना है ना, इसको ए रेशियो बी रेशियो को, तो आपको यूँ लिखना होगा, कैसे, 2, 4 और 8, मतलब इसकी 2 से गुणा करी तो यहाँ पहुँच गया, फिर इसकी भी 2 से गुणा करनी है। एक तरह से मान लो कि तीनों नंबर जीपी में होंगे। अब जिनको जीपी नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दिमाग पर जोर मत डालो, दिमाग की नसें फट जाएंगी, बाद में समझ लेंगे जीपी को। एक चैप्टर है एपी और जीपी के नाम का, वहाँ समझेंगे जीपी को। फिलहाल यहाँ गोली मारो। तो देखो इनका स्क्वायर, मतलब आप जिस किस से गुणा करो उसकी भी इससे गुणा करो, उसी किस से भी गुणा करना, तभी अगला नंबर आएगा। तो देखो इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 बराबर आ गया इन दोनों की मल्टीप्लाई के, 8 दूनी 16। आई बस समझ में। इसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, एक और तरीके का प्रोपोर्शन, यानी कि जब तीन नंबर दे रखे हो प्रोपोर्शन में। तो अब समझते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में समझा ही दिया, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन की ओर।
ठीक है, कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन क्या होती हैं। काफ़ी आसान सी प्रॉपर्टीज हैं, बस इन प्रॉपर्टी को खत्म करेंगे और इसी के साथ हमारा प्रोपोर्शन टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। और जैसे ही प्रोपोर्शन खत्म होगा फिर हम बनाएंगे इसके क्वेश्चंस की सीरीज, जहां पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को ढेर करेंगे। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट के बिना क्वेश्चन तो होने नामुमकिन है, भूल ही जाओ क्वेश्चन होंगे, तो ध्यान से पढ़ना सारे कंसेप्ट को। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि a रेशो b इक्वल टू c रेशो d, देन a की मल्टीप्लाई d से, इसी तो हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, और वो बराबर होगा इन दोनों की मल्टीप्लाई के, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। देखो बराबर है a मल्टीप्लाई बाई d बराबर है b मल्टीप्लाई बाई c, यही तो था, यही तो लिखा हुआ था मैंने, ये रहा। ठीक है, ऊपर यही रूल था सबसे पहले। आई बस समझ में, जो किससे आया था, दो प्रोपोर्शन को इक्वल रखने पे, और दो प्रोपोर्शन इक्वल होंगे जब हमारा क्या बनेगा, प्रोपोर्शन बनेगा, वरना प्रोपोर्शन बनेगा ही नहीं। समझते हैं आगे। ठीक है, a रेशो b इक्वल टू c रेशो d, a रेशो b बराबर होगा c रेशो d के। तो इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो क्या बोलता है, इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा मतलब क्या, कि b रेशो a बराबर होगा d रेशो c के, d रेशो c के। आई बात समझ में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर ये और रेशो बराबर है तो इनका जो उल्टा कर दूंगा, यानी कि इनवर्स, वो भी सेम ही होंगे। अरे एक सिंपल सा लॉजिक ले लो ना मेरे भाई, मान चल, ठीक है, क्या कि 1/2 रेशियो बराबर है 1/2 के, बराबर ही है दोनों रेशियो, इनका उल्टा कर दूंगा 2 बराबर 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो रेशियो, ठीक है, अगर बराबर हैं, ठीक है, तो उनका उल्टा करने पे दोनों रेशियो का वो भी बराबर होंगे। इसे क्या बोलते हैं, इन्वर्टेंडो, जो किस वर्ड से बना होगा, मेरे हिसाब से इनवर्स वर्ड से, कि उल्टा कर दिया हमने। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी याद होनी बहुत जरूरी है मेरे भाई, क्वेश्चन में यूज होंगी। जिनको प्रॉपर्टी याद नहीं है वो बहुत दिक्कत है, फंसने वाले हो। प्रॉपर्टी याद कर लेना। तीसरे में क्या है, a रेशो b इक्वल्स टू c रेशो d, मतलब a रेशो b बराबर होगा c रेशो d के। देन तो a और c, मतलब c को इसके पास लिया है और b को इसके पास भेज दूंगा, तो a रेशो c b बराबर होगा b रेशो d के। मतलब c को मैं पकड़ के यहाँ लिया, a रेशो c कर लिया, b को वहाँ भेज दिया, b रेशो d। इसे हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी का नाम भी याद रखना। ठीक है, तो a रेशो c बराबर आ गए b रेशो d में। क्वेश्चन में कैसे होते हैं समझाऊंगा मैं क्वेश्चन के साथ, अभी बस समझ में, ये चीज़ मैं ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, अब आगे समझते हैं इसी बात को। ठीक है, वैसे हम चाहते हैं को प्रूफ भी कर सकते हैं, जिनको प्रूफ करना है वो भी समझ लेते हैं एक बार। अगर मान लो दो रेशियो बराबर है, यहाँ पे क्या था, ए रेशियो कर सकता हूँ मैं, ए बी बराबर था सी रेशियो डी के। तो मैं ऐसे कि एक बात तो समझ गए क्या, कि ए डी बराबर होगा बी सी के, ए डी बराबर होगा बी सी के। ये बात तो क्लियर थी ना, ए डी रेशियो बराबर होगा बी सी के। अब हमें क्या ला के दिखाना है यहाँ पे, ठीक है, ए डी रेशियो बी सी के साथ हमें चाहिए ये था ना, देन ए रेशियो सी इक्वल्स टू बी रेशियो डी, कि ए रेशियो सी भी बराबर है किसके, बी रेशियो डी के। तो ऊपर मुझे ए ही चाहिए, लेकिन नीचे मुझे क्या चाहिए, सी चाहिए। तो मैं काम करूंगा, देखो ध्यान से, ए डी है यहाँ पे, और मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, ए डी की जगह मुझे चाहिए यहाँ पे ए की जगह ऊपर तो नीचे सी चाहिए। तो मैंने काम कर दिया, मुझे इस डी को हटाना है और नीचे मुझे सी चाहिए, तो मैं बोथ साइड डिवाइड कर दूंगा सी डी से, बोथ साइड डिवाइड बाई सी डी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे डी को गायब करना था, नीचे सी चाहिए था, ए रेशो सी, और यहाँ पे सी कट गया, बी रेशो डी। देखो अपना ही बराबर आए, ए रेशो सी बराबर आया किसके, बी रेशो डी के। अब आगे देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, इफ ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी, अगर ए रेशो बी बराबर होगा सी रेशो डी के। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना कि हमारा अल्टरनेंडो क्या होता है। ठीक है, जहाँ पे ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी हो, देन ए रेशो सी, मतलब सी इसके पास आ जाएगा, ठीक है, और बी उसके पास चला जाएगा, जहाँ पे मैंने उसे प्रूफ भी कर दिया, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और बोथ साइड डिवाइड बाई सी डी, तो कट के और आंसर आ गया। अब आगे देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या है, ठीक है, फोर्थ तो मैंने एक्सप्लेन करी थी, फोर्थ एक्सप्लेन करते हैं पहले। तो फोर्थ में क्या है, अगर ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी के, अगर ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी के, देन अगर आप ए में बी जोड़ के भी उसके नीचे बी रहने दो, तब भी, मतलब ए में बी जोड़ लो और उसके नीचे बी रहने दो, तो ए प्लस बी रेशो में बी बराबर होगा सी प्लस डी रेशो में डी। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंडो। क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंडो। इसको कैसे निकालना है थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, ये कैसे निकाला होगा, उसने ऐसे निकाला होगा, जैसे मान लो ए रेशो बी को लिखता हूँ ए बी, ए रेशो बी को मैं क्या लिख सकता हूँ ए बी, और सी रेशो डी को लिख सकता हूँ मैं क्या, सी डी। ठीक है, उसने दोनों में 1 जोड़ दिया होगा। मैं किसी भी रेशो में 1 तो जोड़ सकता हूँ, अगर दो चीज़ बराबर है मैं उनमें 1 जोड़ दूंगा तभी बराबर रहेंगी। अगर मैं सोल्व करूंगा तो इसके नीचे 1 है, इसकी से गुणा हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी अपॉन में b, और यहाँ पे जब इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेते वक्त इसकी से गुणा हो जाएगी, तो ये बन जाएगा c प्लस डी अपॉन में d। वरना भाई एलसीएम लेना सबको आता है, सोल्व कर लेना। देखो यही था,
ए प्लस में बी अपॉन में बी और सी प्लस डी अपॉन में डी, इसे क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो। क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हो गई। अब समझते हैं फिफ्थ को। फिफ्थ इसका उल्टा है, डिविडेंडो। इसमें क्या है, ए रेशो बी बराबर है किसके, सी रेशो डी के। देन ए माइनस बी अपॉन बी, मतलब तू अगर ए में से बी को माइनस कर देगा और नीचे बी रहने देगा, और सी में से डी को माइनस कर देगा और नीचे डी रहने देगा, तो बी क्या होंगे, बराबर होंगे, डिविडेंडो। ये पता है कैसे बनाया होगा, अरे बीच में माइनस का सिंबल है, उसने -1 कर दिया होगा दोनों जगह, और करके देखना तुम्हारा ही बन जाएगा। आई बात समझ में, ये आ गया हमारे पास किसमें, फिफ्थ प्रॉपर्टी में। सिक्स्थ क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो, मतलब ए रेशो बी को सी रेशो डी। ये फिर भी, अब ये दोनों बराबर है तो फिर भी बराबर रहेंगे। अगर तू ए में से बी को माइनस कर और ए में बी को जोड़ और नीचे ले जाके ए में से बी को माइनस कर, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे सी रेशो डी में सी में तो डी जोड़ दिया, रेशो में सी में से डी को माइनस कर दे, तो वे बराबर ही रहेंगे। इसे बोलते हैं हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत सारे क्वेश्चनों में यूज होती है, बच्चों को याद नहीं आती वाली प्रॉपर्टी, ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि भाई ए में बी को जोड़ देंगे और नीचे ले जाके ए में से बी माइनस कर देंगे, सेम वैसे ही सी में भी डी जोड़ देंगे और सी में से डी माइनस कर देंगे। मैं समझाऊंगा ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहाँ पे यूज करते हैं जब हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो ये तो ये हमारी 6 की 6 मेन प्रॉपर्टी। अगली तो बकवास है, फिर इसे समझा देता हूँ। इसमें ये है कि ए रेशो बी, सी रेशो डी, ई रेशो एफ, अगर यूँ कुछ रेशो बनते चले जा रहे हैं तो ऊपर वालों को जोड़ ले और नीचे वालों को जोड़ ले, तब भी बराबर ही रहेंगे। ये आई बात समझ में, वही देखो वही लिखा हुआ है, ऊपर वालों को जोड़ लिया, नीचे वालों को जोड़ लिया और ये बराबर है। इसे क्या बोलते हैं, एडेंडो। क्या बोलते हैं, एडेंडो। ठीक है, ऐसे ही ए रेशो बी, सी रेशो डी, ई रेशो एफ कंटिन्यू चलते रहे हैं। तो एक बार सबको माइनस कर ले, ए में सी गया, सी में से ई गया, और ऐसे ही नीचे वालों को माइनस कर ले, बी में से डी गया, डी में से एफ गया, तब ये इनका रेशो क्या होगा, सेम ही रहेगा। इसे क्या बोलते हैं, सब्ट्रैंडो। आई बात समझ में। तो ये कुछ रेशियो थे हमारे पास, ठीक है। तो प्रोपोर्शन का एक टॉपिक था, प्रोपोर्शन मैंने आपको क्लियर कर दिया। फिर हमने क्या समझा, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन की प्रोपोर्शन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, जहाँ पे ये हमारी कुछ 8 प्रॉपर्टीज थी, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, ये वाली कंपोनेंडो और डिविडेंडो। और कुछ प्रॉपर्टी को हमने प्रूव करने की भी कोशिश करी। आई बात समझ में। तो आसान था पूरा का पूरा कंसेप्ट प्रोपोर्शन का, कोई दिक्कत तो नहीं, प्रोपोर्शन बहुत ईजी था। ठीक है, जिसको जो भी उतारना है स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। ठीक है, और ले लेना भाई स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये काम आएगा आपके एग्जाम्पल छोड़ के, ये सब तो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो जब भी आपको ये चीजें भूल जाओ तो एक बार आप फटाफट स्क्रीनशॉट देख लेना और पढ़ लेना, आपको वापस क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, वापस रिकॉल करने में काम आएगा। आई बात समझ में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की। ठीक है, और जिसका नाम क्या है, हमारा तीसरा कंसेप्ट, इंडाइसिस। आई बात समझ में। तो भाई तब तक के लिए बाय। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट है, कोई रह गई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसी फर्दर वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं फाउंडेशन की पूरी मैथ्स करवाने वाला हूं अपनी सिंगल प्लेलिस्ट में एग्जाम से पहले। आई बात समझ में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।